तो भाई हेडिंग लिख लो, रोटेशनल मोशन। देखो चैप्टर बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला पार्ट हमें करना है मेनली सेंटर ऑफ मास वाला कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले तो यही चीज चेक करो कि यार सेंटर ऑफ मास क्या होता है, व्हाट इज सेंटर ऑफ मास, और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है सेंटर ऑफ मास की। भाई जल्दी, व्हाट इज सेंटर ऑफ मास एंड क्या इंपॉर्टेंस है सेंटर ऑफ मास की। सो सेंटर ऑफ मास ऐसा में पॉइंट वहां होता है पे सर जहाँ पे जहाँ बॉडी का सारा सारा मास वेट बैलेंस उसको भी होता है। कंसंट्रेटेड होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यार दिक्कत क्या आई, हमने सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट क्यों इंक्लूड किया। अगर आप कोई सा भी फॉर्मूला देखो, मतलब जो भी न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन है या जो भी फॉर्मुलेज है, जैसे F इक्वल्स टू एम में इक्वेशन ऑफ मोशन, V इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये सब जो भी इक्वेशंस है ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पॉइंट मासेस के लिए एप्लीकेबल है। अब क्वेश्चन ये आता है यार व्हाट इज पॉइंट मास। पॉइंट मास का मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसका हम डायमेंशन निग्लेक्ट कर सकें इन कंपैरिजन टू डिस्टेंस या अदर फैक्टर्स। जैसे फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं कोई कार है जो ट्रैवल कर रही है, कुछ किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो जब कार किलोमीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है तो वो किलोमीटर के डिस्टेंस के कंपैरिजन में कार का जो भी साइज होगा, डायमेंशन होगा, वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगा। तो उसको हम कैसे कंसीडर करेंगे, उसको हम एज अ पॉइंट मास कंसीडर कर सकते हैं। तो दिक्कत क्या है, जितने भी लॉज हैं, फॉर्मुलेज हैं, ये सारे के सारे पॉइंट मासेस के लिए एप्लीकेबल है। लेकिन क्या एक्चुअल में कोई भी चीज पॉइंट मास होती है? नो सर। नो एक्चुअल सर। में कोई भी चीज पॉइंट मास नहीं होती। सारी की सारी चीजें कलेक्शन ऑफ पॉइंट मासेस हैं, कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स हैं। तो यार फिर हम वो लॉज और वो सारे फॉर्मूलेस कैसे अप्लाई कर सकते हैं किसी भी प्रैक्टिकल केस बॉडी के लिए। तो हमने क्या किया, हमने सारी जो भी प्रैक्टिकल केस बॉडीज है उनको कन्वर्ट करने की कोशिश करी है इन अ पॉइंट मास। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने उसको किसी भी रैंडम एक पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया। हमें उसको कुछ ऐसे पॉइंट में कन्वर्ट करना है, जैसा भी आप लोगों ने कहा कि उस बॉडी का सारा मास वहां पे क्या अज्यूम किया जा सकता है, कंसंट्रेटेड अज्यूम किया जा सकता है। क्या ये चीज क्लियर हो रही है? मतलब बॉडी यस वहां सर। पे बैलेंस यस हो सर। जानी चाहिए। जैसे समझो, बिल्कुल प्रैक्टिकल केस एग्जांपल है। सपोज मैं कह रहा हूं ये स्केल है, हमें पता है इसका मास हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये हमारा पॉइंट मास नहीं है। लेकिन मैं इसको एक पॉइंट से होल्ड करके रखना चाहता हूं जिससे कि ये बैलेंस हो जाए। तो जिस पॉइंट से मैं इसको होल्ड करके रखूंगा जिससे ये बैलेंस हो जाए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि इस पूरी बॉडी का मास मैं इस पॉइंट पे अज्यूम कर सकता हूं। तो ये पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा? ये पॉइंट हमारा सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ कहलाएगा। मास। बिल्कुल। तो डेफिनेशंस वगैरह मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ये सब चीजें आपको पता ही है कि इट इज अ पॉइंट वेयर द होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड। हमें मेन कॉन्सेप्ट पे देखना है अब सेंटर ऑफ मास की क्या इंपॉर्टेंस है। तो यार इस तरीके से देखो कि अगर मैं कोई एक ये रॉड ले रहा हूं, मैंने कहा ये कोई एक रॉड है और मैंने कोई फोर्स लगाया, फोर्स एफ। ये फोर्स जो लग रहा है इसका लाइन ऑफ एप्लीकेशन बिल्कुल सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है। तो आप मेरे को ये बताओ ये बॉडी क्या करेगी, ये लीनियरली मूव करेगी या ये रोटेट करेगी या ये दोनों करेगी? सर रिपीट रोटेट। कर देता हूं क्वेश्चन एक बार। मैंने क्या कहा, मैंने इस बॉडी का सपोज सेंटर ऑफ मास फाइंड कर लिया। आप सबको ये तो प्रैक्टिकली पता है ना कि अगर मैं कोई रॉड ले रहा हूं तो उसका सेंटर ऑफ मास किधर आएगा? सर बिल्कुल सेंटर सेंटर में। पे। बिल्कुल। अगर ये रॉड यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब हर जगह सेम मास प्रेजेंट है, तो इस केस में इसका जो भी सेंटर ऑफ मास होगा वो कहाँ होगा? वो भैया एग्जैक्टली इसके सेंटर मिड पॉइंट पे होगा। तो मैंने कहा ये इसका सेंटर ऑफ मास पॉइंट है। अब मैं जो भी फोर्स लगा रहा हूं वो लाइन ऑफ एप्लीकेशन, इसकी लाइन ऑफ एप्लीकेशन हमारी कहां से पास कर रही है? सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है। तो आपको ये बताना है कि इस केस में ये रॉड रोटेट करेगी, लीनियरली मूव करेगी या ये दोनों करेगी? सर लीनियरली। लीनियरली। वेरी गुड। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि अगर कभी भी लाइन ऑफ एप्लीकेशन या लाइन ऑफ एक्शन ये अगर आपके सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है तो ये ऑब्जेक्ट हमारा लीनियरली मूव करेगा। लेकिन ये रॉड कहीं से भी फिक्स नहीं होनी चाहिए, फ्रीली है ये रॉड। तो अगर रॉड फ्री है, मैं इसका फोर्स सिर्फ सेंटर ऑफ मास पे लगा रहा हूं, तो आप सिर्फ इतना याद रखना ये सिर्फ लीनियरली मूव करेगी, इस केस में ये रोटेट नहीं कर सकती। वेयर एज अगर मैं कोई एक रॉड लूं और इस पे फोर्स लगाऊं जिसका लाइन ऑफ एप्लीकेशन,
लाइन ऑफ एक्शन सेंटर ऑफ मास से पास ना करे, मतलब अब मैंने फोर्स कहीं ना कहीं ऊपर लगाया है, तो इसका लाइन ऑफ एप्लीकेशन सेंटर ऑफ मास से पास नहीं हो रहा है, तो अब ये रॉड क्या करेगी, सर लीनियरली मूव रोटेट। करेगी या रोटेट करेगी? सर रोटेट। वेरी गुड। ये लीनियरली मूव कर सकती है क्योंकि इस पे एक फोर्स लग रहा है जो उसको कैंसिल आउट नहीं कर रहा है, तो याद रखना इस केस में ये लीनियरली भी मूव कर सकती है और साथ के साथ रोटेट तो ये करेगी ही करेगी। क्या आपको ये चीज समझ में आ रही है? यस Yes, सर। sir. चलो डन। सिमिलरली मैंने एक और रॉड ली और अब उसके पास मैं दो फोर्सेस लगा रहा हूं। चेक करना, ये आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, 12th क्लास में भी पढ़ा है ये सब चीजें, कि यार ये मैंने एक रॉड लगाया, इस पे एक फोर्स लगाया ऊपर की तरफ, लाइन ऑफ एक्शन सेंटर ऑफ मास से पास नहीं कर रहा है, एक फोर्स लगाया मैंने नीचे की तरफ, इसका भी लाइन ऑफ एक्शन सेंटर ऑफ मास से पास नहीं कर रहा है। अब आप मेरे को बताओ ये लीनियरली मूव करेगी, रोटेट करेगी, या दोनों करेगी, या कोई एक चीज करेगी? Sir, rotate. रोटेट रोटेट करेगी। करेगी सर, टॉर्क होगा सर। वेरी गुड। तो हमें दिख रहा है कि इधर अगर मैं नेट फोर्स निकालूंगा तो नेट फोर्स कितना आएगा, अब की बार जीरो आएगा, क्योंकि दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लग रहे हैं। भले ही दोनों का लाइन ऑफ एक्शन अलग है, लेकिन लग तो दोनों सेम बॉडी पे ही रहे हैं, दोनों लग सेम बॉडी पे रहे हैं, तो नेट फोर्स कितना आ गया, जीरो। नेट फोर्स जीरो आ गया तो याद रखो अब की बार कोई लीनियर मूवमेंट नहीं होगा, तो अब की बार सिर्फ क्या होगा, रोटेट करेगा। क्यों? क्योंकि भले ही नेट फोर्स जीरो हो, लेकिन हमारा सेंटर ऑफ मास से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रहा है। सिंस एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रहा है, फोर्स है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो जैसे अभी डिस्कशन हुआ इसके ऊपर क्या लगेगा, इसके ऊपर टॉर्क लगेगा। तो मैं चीजें रिपीट कर रहा हूं, चेक करना। सेंटर ऑफ मास इसलिए हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सेंटर ऑफ मास हमें ऑब्जेक्ट का मोशन डिसाइड करके बताएगा कि ऑब्जेक्ट किस टाइप के मोशन में चलेगा, क्या वो लीनियर मोशन में चलेगा या फिर वो हमारा रोटेशनल मोशन में चलेगा, तो ये सब चीजें उसका सेंटर ऑफ मास डिसाइड करती है। अगर लाइन ऑफ एक्शन सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है तो सिर्फ लीनियर मूवमेंट होगा, रोटेशन नहीं होगा। अगर हमारा फोर्स सेंटर ऑफ मास पे अप्लाई नहीं हो रहा है तो उस केस में वो लीनियर भी मूव कर सकती है, रोटेशनल भी कर सकती है। और अगर हमारे दो फोर्सेस लग रहे हैं इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन वो सेंटर ऑफ मास से पास नहीं हो रहे हैं, तो डेफिनेटली वो लीनियर तो मूव नहीं करेगी, वो सिर्फ रोटेट करेगी, क्योंकि इसके ऊपर टॉर्क लगेगा। अगर ये दोनों फोर्सेस इक्वल है तो इसी टॉर्क को हम एक स्पेशल नाम दे देंगे और वो स्पेशल नाम क्या होगा, कपल। अगर दोनों फोर्सेस इक्वल हैं तो, फोर्सेस इक्वल नहीं है तो फिर टॉर्क ही कहेगा। चलो यहां तक नोट डाउन कर लो, अनका डाउट है तो कोई पूछो। डन सर। तो याद डन रखना है सर। आपको कि हम सेंटर ऑफ मास वाला कॉन्सेप्ट कहां अप्लाई करेंगे, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए अप्लाई करेंगे। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स मतलब आपको ये चीज मेंशन करी जाएगी कि इट्स अ रिजिड बॉडी। चलो डन, यहां तक भी क्लियर है, तो आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। देखो बीच बीच की थ्योरी में फिर से वही बोल रहा हूँ, बीच बीच की थ्योरी में नहीं समझाऊंगा, जो मेन कॉन्सेप्ट है हम उसकी बात कर रहे हैं। यार ये मैंने एक्स एक्सिस ले लिया, वाई एक्सिस ले लिया। हमारे पास दो टाइप के मास सिस्टम होते हैं। कौन से दो टाइप के मास सिस्टम होते हैं, एक होता है डिस्क्रीट और एक होता है कॉन्टिन्यूअस। मेरे को पहले इसमें डिफरेंस समझाओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस? सर डिस्क्रीट मतलब फिक्स, क्वांटाइज्ड। डिस्क्रीट मतलब और सर कॉन्टिन्यूअस दिख रहा हुआ मतलब? मास, जो बिखरा हुआ मास सर उसको बोलेंगे हम डिस्क्रीट। बिल्कुल। डिस्क्रीट का मतलब है कि हमारा मास एक कंटिन्यूअस पैटर्न में नहीं है, वो अलग अलग जगह प्रेजेंट है। एक मास यहाँ, एक मास यहाँ, एक मास यहाँ, ये अगर हमारा मास अलग अलग जगह प्रेजेंट है तो ये कहलाएगा हमारा डिस्क्रीट मास। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में तीन चार चीजें हैं, ये एक मास वन, ये एक मास टू, ये एक मास थ्री, तो हमारा ये मास अलग अलग जगह प्रेजेंट है, तो अब ये सारा मास क्या कहलाएगा, हमारा डिस्क्रीट मास डिस्क्रीट कहलाएगा। मास। लेकिन अगर मैं सिर्फ इसी ऑब्जेक्ट की बात करूं, इसी ऑब्जेक्ट में मास हर जगह प्रेजेंट है, एक पूरा पैटर्न में है, पूरा कंटिन्यूअस है, तो ये हमें साफ पता चल गया कि ये किस टाइप का मास सिस्टम हो गया, ये कॉन्टिन्यूअस मास सिस्टम हो गया। मतलब इसको अगर मैं छोटे छोटे सेगमेंट्स में तोड़ूं तो मेरे को हर एक छोटा छोटा सेगमेंट्स कंटिन्यूअस वे में मिलेगा। सो दिस इज कॉन्टिन्यूअस मास सिस्टम। तो हमें इन दोनों के लिए सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है, डिस्क्रीट मास सिस्टम के लिए भी और कॉन्टिन्यूअस मास सिस्टम के लिए भी। तो सबसे पहले बात करते हैं डिस्क्रीट मास सिस्टम के लिए। भाई मैंने कहा ये मेरे पास एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट्स हो गए, यहाँ पे कोई एक मास है m1, यहाँ पे कोई एक मास है m2। सपोज मैंने सिर्फ दो मासेस लिए हैं,
तो यार इनके कोई ना कोई कोऑर्डिनेट्स भी होंगे, x1 y1, यहाँ पे भी कोई ना कोई कोऑर्डिनेट्स होंगे इसके x2 y2। क्या ये चीज समझ में आ रही है आपको? Yes, Yes, sir. sir. डन। मतलब इनकी अल्टीमेटली कोई ना कोई पोजीशंस होगी ओरिजिन से, दैट इज R1 एंड दैट इज R2। R1 R2 क्या है? R1 R2 Position पोजीशंस हैं, जहां पे हम R1 को लिख सकते हैं भैया x I कैप प्लस y j कैप, मतलब जो भी इसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट होगा। सिमिलरली हम इस R2 को क्या लिख सकते हैं? R2 को भी यही x2 I कैप प्लस y2 j कैप, मतलब बस इसके x और y कोऑर्डिनेट्स। तो यार हमारा फॉर्मूला क्या है इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करने का? हमारा कॉन्सेप्ट कहता है सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में होगा, और अगर मेरे को सेंटर ऑफ मास की पोजीशन फाइंड करनी है, मतलब यहाँ पे टोटल मास हमारी बॉडी का प्रेजेंट होगा m1 प्लस m2। तो हमारा फॉर्मूला क्या है भैया सेंटर ऑफ मास फाइंड करने का? RCOM, समझ जाना, RCOM का मतलब पॉइंट पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू m1 r1 plus m2 r2 divided by total mass, that is m1 plus m2। एक बार चेक करो, रिपीट कर देता हूं, कोई डाउट हो तो भैया पूछते रहना बीच बीच में। मैंने कहा कि हमारे पास दो डिस्क्रीट मासेस है m1 m2, इनकी पोजीशंस वेक्टर ड्रॉ कर दिए r1 r2। पोजीशन वेक्टर हमेशा किसी एक रेफरेंस पॉइंट से ड्रॉन होते हैं, इधर मैंने रेफरेंस पॉइंट क्या लिया है? बाय डिफॉल्ट ओरिजिन। origin. Origin. मैंने कहा इसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे x2 y2। मेरे को सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। सेंटर ऑफ मास मतलब एक ऐसा पॉइंट जिसपे हमारा पूरी बॉडी का मास कंसंट्रेटेड होगा, मतलब m1 प्लस m2। तो इसकी जो पोजीशन वेक्टर आएगी वो मैंने क्या लिखा? RCOM इज इक्वल्स टू m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये हमें पूरा का पूरा पोजीशन वेक्टर देगा। लेकिन सपोज आपको पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट नहीं करना, आपको सिर्फ x कोऑर्डिनेट या सिर्फ y कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना है, तो आपका फॉर्मूला सिंपल सिंपल फिर यही चलेगा, m1 x1 प्लस m2 x2, जितने भी पार्टिकल्स होंगे उनको ऐड करते जाओगे, डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास मतलब m1 m2 m3 इस तरीके से ऐड ऑन करते जाओगे। सेम फॉर्मूला y एक्सिस के लिए और सेम फॉर्मूला z कोऑर्डिनेट्स के लिए। चलो नोट डाउन करो एंड चेक करो भाई। Done, sir. डन, बहुत बढ़िया। रोहित कंप्लीट है? चलो डन। तो यार लेकिन ये फॉर्मूला तो बात हो गई डिस्क्रीट मास सिस्टम के लिए, क्योंकि मुझे पता है डिस्क्रीट में m1 कहीं अलग होगा तो उसकी पोजीशन अलग आएगी, m2 कहीं अलग होगा इसकी पोजीशन अलग आएगी। लेकिन अब हम कंटिन्यूअस मास सिस्टम के लिए कैसे कैलकुलेट करें, ये सोचो। हाउ वी विल कैलकुलेट फॉर कंटिन्यूअस मास सिस्टम? So integrate से वेरी गुड। तो यार अगर हमारे पास कंटिन्यूअस मास सिस्टम है तो हमें पता है कि मास एक जगह पे प्रेजेंट नहीं है, मास तो हर जगह पे प्रेजेंट है, और वो कोई एक अलग अलग मास नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन की हेल्प लेंगे। अब समझो इंटीग्रेशन की हेल्प कैसे लेनी है। भाई मैं क्या कर रहा हूं, इस वाले रॉड की स्टार्टिंग पॉइंट को, किसी भी एक पॉइंट को आप ओरिजिन की तरह अज्यूम कर लो। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स हो गए 0,0। अब कुछ ना कुछ x डिस्टेंस पे, कुछ ना कुछ x डिस्टेंस पे एक छोटा सा मास पार्टिकल अज्यूम कर लो। मतलब हम कर क्या रहे हैं बेसिकली, मैं इस पूरी रॉड को बहुत छोटे छोटे सेगमेंट्स में तोड़ रहा हूं। और यार आपको पता ही होगा ऐसे छोटे छोटे सेगमेंट्स कितने आएंगे? Infinite. वेरी गुड। तो ये Infinite. हो जाएगा हमारा इनफाइनाइटली स्मॉल सेगमेंट। अब तो भैया 12th सब पढ़ रखी है, आपको थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट आता होगा। तो ये मैंने इनफाइनाइट स्मॉल सेगमेंट में डिवाइड कर दिया। अगर ये मैंने x डिस्टेंस पे लिया है तो मेरे को बताओ इस पार्टिकल की थिकनेस कितनी हो जाएगी, इस पार्टिकल की लेंथ कितनी हो जाएगी? dx dx, क्योंकि मैं x के अंदर ही तो थोड़ा सा चेंजेस लेके आ रहा हूं, तो dx। इसका मास कितना हो जाएगा? dm हो जाएगा। तो भैया हमारा सीधा सीधा फॉर्मूला क्या चलेगा कंटिन्यूअस मास सिस्टम के लिए? सीधा सीधा फॉर्मूला चलेगा XCM, मतलब फाइनल पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, इज इक्वल्स टू भैया dm इनटू, ये dm कितनी पोजीशन पे प्लेस था? ये dm x पोजीशन पे प्लेस था, डिवाइडेड बाय, भाई डिवाइडेड बाय क्या करना है? टोटल मास। चेक करो आपको ये चीज समझ में आई है या नहीं आई है? Yes, sir. डन।
अब यहाँ पे आप इंटीग्रेट कर दोगे। कैसे इंटीग्रेट करोगे? विद इन दी प्रॉपर लिमिट्स ऑफ डिस्टेंस। मेरी रॉड की लेंथ कहां से स्टार्ट हो रही है? 0 से लेके, और रॉड की लेंथ कहां तक जा रही है? जितनी लेंथ है इसकी। तो हम यहाँ पे लेंथ की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे फ्रॉम 0 टू L। भैया एक बार चेक करो, कोई डाउट है तो प्लीज पूछो। इसमें रिपीट करना है क्या ये कंटिन्यूअस मास सिस्टम के लिए? नो Yes, सर। sir. एक बार किसी ने बोला यस सर, ठीक है। देखो, सबसे पहले आपने क्या किया, छोटा सा मास पार्टिकल निकाल दिया डीएम। मैं कह रहा हूं इस रॉड का टोटल मास m था, इस रॉड की टोटल लेंथ l थी। सबसे पहले तो आप मेरे को ये बताओ, आप डीएम की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे? डीएम की वैल्यू, ये इंपॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़ रखा होगा आपने। चलो ऐसा करता हूं, आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के तरीके से याद दिलाता हूं। इधर चेक करो यार, अगर ये रॉड है मेरे पास, इसकी कोई ना कोई है ना लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी लैम्डा, इसका टोटल चार्ज होगा Q, और इसकी टोटल लेंथ है L। मैं कह रहा हूं इस पे छोटा सा चार्ज होगा कोई ना कोई DQ। आप मेरे को बताओ DQ की वैल्यू कैसे फाइंड करते हो आप? सर Lambda लैम्डा इनटू एल मतलब डीएल। lambda dx वेरी गुड। तो लैम्डा हम इस डीएल। lambda चीज, dq हो जाएगा। अरे हाँ हाँ ठीक है, देखो तो सही, इस चीज को हम कहते हैं यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड का मतलब क्या है? मैं आपको एक सिंपल सिंपल चीज पूछूंगा, आपको यूनिटरी मेथड अपने आप क्लियर हो जाएगा। इधर देखो भैया, सिंपल चीज क्या पूछ रहा हूं मैं। मैंने ये एक रॉड ली है, मैं कह रहा हूं इसका टोटल मास 10 किलो है इस रॉड का, और ये रॉड की टोटल लेंथ कितनी है? ये रॉड की टोटल लेंथ सपोज कर लो 4 मीटर्स है। तो भैया मैंने क्या कर दिया, इस रॉड को 4 इक्वल हिस्से में डिवाइड कर दिया। मैं आपसे पूछूं एक हिस्से का मास बताओ, एक हिस्से का मास कितना होगा? 1 meter. लेंथ 1 मीटर होगी, बिल्कुल सही। मैंने मास पूछा, मास कितना 2.5। होगा? 2.5. 2.5 आपने कैसे कैलकुलेट किया? तो 10 को 4 से सर डिवाइड डिवाइडेड करते बाय हैं. 4 कर दिया। तो आपने क्या किया, टोटल मास को किससे डिवाइड कर दिया? 4। टोटल लेंथ से डिवाइड कर दिया। तो आपको कितने हिस्से की वैल्यू मिल गई? एक हिस्से की वैल्यू मिल गई। लेकिन अगर अब मैं कहूं कि भैया मेरे को 3 सेगमेंट्स का टोटल मास बताओ, तो 3 सेगमेंट्स का टोटल मास कितना होगा? तो कैसे कैलकुलेट करोगे इसको? सर सारा ऐड ऑन कर देना है। आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, जितने सेगमेंट्स के लिए आपको फाइंड करना है। तो Yes, ये sir. क्या हो जाएगा? 10 डिवाइडेड बाय 4 2.5, 2.5 इंटू 3 कितना हो गया? 7.5. 7.5। तो इस मेथड को हम क्या कहते हैं? यूनिटरी मेथड कहते हैं। सबको ये चीज समझ में आ रही है? Yes, sir. यस सर। तो इधर भी यही करना है एग्जैक्टली इधर भी यही करना है। अगर मैं DQ की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोलूं, तो आप लिखोगे टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ इनटू कितनी लेंथ का फाइंड करना है, उतनी लेंथ यहां पे मल्टीप्लाई कर दो। तो मैंने उतनी लेंथ यहां पे क्या कर दी है? मल्टीप्लाई कर दी है। क्या सबको ये चीज समझ में आ गई है? Yes, sir. चलो, तो सिमिलरली अगर आपको ये चीज समझ में आ गई है, तो आप मेरे को बताओ कि मैं इस स्मॉल सेगमेंट डीएम की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करूं? डीएम की वैल्यू कैलकुलेट करना बताओ मेरे को। सर इसकी m थिकनेस upon l टोटल m upon मास, l टोटल Upon मास l डिवाइडेड फ्रॉम बाय 1 टोटल लेंथ l इनटू इनटू जितनी डीएक्स। लेंथ का dx. आपको फाइंड करना है। कितनी लेंथ का dx फाइंड करना है मेरे को? डीएक्स। dx. अब ये भैया मास की वैल्यू मिल गई। अब ये है ना एक डिस्क्रीट मास की तरह हो गया, कि मेरा एक छोटा सा मास है और वो कितने डिस्टेंस पे प्लेस्ड है? x डिस्टेंस पे प्लेस्ड है। ये एक डिस्क्रीट मास की तरह हो गया। अगर ये एक डिस्क्रीट मास की तरह हो गया, तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकता हूं ना। तो मैंने यही यस फॉर्मूला यूज किया, xcm इज इक्वल टू मास इनटू इसका डिस्टेंस। तो इसका मास कितना है? dm है, और ये कितने डिस्टेंस पे प्लेस्ड है? ये x x। डिस्टेंस पे प्लेस्ड है, डिवाइडेड बाय टोटल मास। और टोटल मास कितना है रॉड का? टोटल मास रॉड का m है। लेकिन मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा। अब इंटीग्रेट कैसे करोगे उस चीज को समझो। xcm dm की वैल्यू ऊपर से सब्स्टिट्यूट कर दो, तो m बाय l इंटू dx डिवाइडेड बाय m। m से m कट गया, लेंथ कांस्टेंट है या वेरिएबल है? टोटल लेंथ। कांस्टेंट। तो Constant. 1/L को बाहर लिया है, तो आपके पास बस क्या बचा? आपके पास बस बचा x dx। मतलब आपकी x की वैल्यू चेंज हो रही है, इसलिए आप x को इंटीग्रेट कर रहे हो। अब आप मेरे को बताओ x की वैल्यू कहां से कहां तक चेंज हो रही है? सर 0 टू एल। 0 से स्टार्ट हो रही है आपकी x की वैल्यू, और कहां L। तक जाएगी? जब तक रॉड L. खत्म ना हो जाए। रॉड कहां पे खत्म होगी? L पे खत्म होगी। तो इस तरीके से आप इंटीग्रेशन करोगे। प्लीज अब सब एक बार चेक कर लो फिर से स्टार्टिंग से, कोई डाउट है तो प्लीज पूछो। Done, sir. और मैं डन आपको सर। रिपीट कर रहा हूँ, ये डिफिकल्ट नहीं है, बस ये वाला चीज आपको थोड़ा सा शायद से डिफिकल्ट लग रहा हो अभी, अदरवाइज चीजें सिंपल हैं। ये सेंटर ऑफ मास वाला कॉन्सेप्ट। तो बढ़ूं आगे?
Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. चलो बढ़िया। तो यार हमने क्या किया, हमने सेंटर ऑफ मास की पोजीशन फाइंड कर ली डिस्क्रीट के लिए। अगर अब मैं वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहूं तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है dx बाई dt, मतलब पोजीशन बाय टाइम। तो सेम चीज अगर मैं आपसे कैलकुलेट करने के लिए पूछूं, भैया सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बताओ x कोऑर्डिनेट में, y कोऑर्डिनेट में, तो फॉर्मूला सेम चलेगा। m1v1 मास कांस्टेंट रहता है, m2v2 इस तरीके से आप ऐड ऑन करते जाओगे, डिवाइडेड बाय टोटल मास दैट इज कैपिटल M। कैपिटल M का मतलब क्या है? m1 प्लस m2 प्लस m3, इस तरीके से ऐड ऑन करते जाओगे। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? dv by dv dt. बाई dt। तो यही सेम फॉर्मूला एक्सेलरेशन का हो जाएगा, m1a1 प्लस m2a2। इस तरीके से आप सबकी इंडिविजुअल एक्सेलरेशन का टर्म्स ऐड करते जाओगे, डिवाइडेड बाय टोटल मास दैट इज m1 प्लस m2, इस तरीके से। ये मैंने आपको सारे फॉर्मूले बता दिए, अब कुछ न्यूमेरिकल्स में इसको अप्लाई करते हैं। चलो यहां तक खत्म करो आप। Done, sir. डन? Done, sir. चलो बहुत बढ़िया। तो भैया आओ इसको थोड़ा सा एक क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन निहायत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि यार हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इस इक्विलेटरल ट्राइंगल को हमने कोऑर्डिनेट्स पे प्लेस किया हुआ है। तो ये मैं कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ कर देता हूं, एक्स कोऑर्डिनेट्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स। ये हो गया मेरा एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, इस तरीके से। इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड की वैल्यू गिवन है, साइड कितनी है? 1 मीटर। यहाँ पे हर एक कॉर्नर पे, मतलब हर एक वर्टेक्स पे मैंने कुछ ना कुछ मास प्लेस किया है। यहाँ पे मास 3 kg, यहाँ पे मास 4 kg, और यहाँ पे मास 5 kg। आपको क्या कैलकुलेट करना है? आपको सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करने हैं, एक्स कोऑर्डिनेट एंड दी वाई कोऑर्डिनेट्स। चेक करो क्वेश्चन समझ में आया है आपको? Yes, sir. Yes, sir. चलो डन। क्या पहला क्वेश्चन मेरे को सॉल्व कराना है? चलो पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व करा देता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कर लेना। चलो देखो पहला क्वेश्चन क्या है। यार मेरे को एक्स कोऑर्डिनेट का सेंटर ऑफ मास का वो फाइंड करनी है, पोजीशंस। तो मैं क्या लिखूंगा? एक्स सी एम इज इक्वल्स टू m1। ये हो गया मेरा m1 कितना है? 3 kg। मेरे को बताओ 3 kg का एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है? 0. जीरो। और इसके वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू भी 0 है, तो एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू हो गई 0 प्लस 4। मेरे को बताओ 4 के एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है? 1 meter. 1. 1 भाई meter. क्योंकि ये 1 मीटर के डिस्टेंस पे प्लेस्ड है तो 1, और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी आएगी इस पे? 0। 0. भैया थोड़ा सा 9th का बेसिक मैथमेटिक्स चल रहा है, आई होप इतना पता होगा कोऑर्डिनेट्स Yes, मार्क sir. करना। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 5। अब मेरे को 5 का एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। 5 का एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब है मेरे को ये डिस्टेंस फाइंड करना है। तो मेरे को बताओ ये डिस्टेंस कितना होगा? सिंस ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल के अगर ऊपर वाले वर्टेक्स से एक लाइन ड्रॉ करोगे तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है। तो अगर नीचे वाली लाइन 1 मीटर थी तो ये डिस्टेंस Half. कितना हो जाएगा? हाफ। तो इसके एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू हो जाएगी हाफ, वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू अभी देखेंगे। तो यहाँ पे लिख दो वैल्यू हाफ। भैया सबको स्टेप समझ में आ रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. डन। डिवाइडेड बाय टोटल मास, तो 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 5 12। तो मेरे को इसको सॉल्व करके इसके एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू बताओ कि इसका सेंटर ऑफ मास की एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू किधर होगी। चलो किसी भी स्टेप में डाउट आए तो यार 5.4 प्लीज जरूर पूछना। 5.4. फ्रैक्शन में छोड़ दो, बाकी ठीक है, जो भी आपने कैलकुलेट किया हो, मेरे को आंसर नहीं पता, अभी कैलकुलेट करके चेक करेंगे। Done, sir. क्षितिज, Okay, sir. साक्षी, स्नेहा, सब लोग चेक करो, सुहानी। Yes, sir. ओके डन। तो यार हमें साफ दिख रहा है 4 प्लस 5/2, तो ये कितना हो जाएगा? 8 प्लस 13। आपने सॉल्व करा, फ्रैक्शन में बताओ कितना आ रहा है ये आंसर? भैया आप सबने कैलकुलेट किया है, कितना आ रहा है ये आंसर? क्या कह रहे हो सर, कैलकुलेट नहीं किया अभी? 54/10. 54/10 आ रहा है? Sir, 13 by 24. 13/24 आ रहा है मेरे हिसाब से तो। Yes, sir. Yes, sir. Yes. हाँ भाई, 4 प्लस 5/2, तो 8 प्लस 5 13, 13/2 और बाई 12, तो ये हो जाएगा 13/24। Yes, sir.
अगर आपको अब एक्स कोऑर्डिनेट समझ में आ गया कैसे कैलकुलेट किया है, तो ट्राई टू कैलकुलेट दी वाई कोऑर्डिनेट्स। इसमें जेड कोऑर्डिनेट नहीं कैलकुलेट करना पड़ेगा बिकॉज ये 2 डायमेंशनल फिगर है, तो इसमें सिर्फ एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करने हैं। सर 5 kg के लिए y कोऑर्डिनेट को कैसे लेंगे? वाई कोऑर्डिनेट को कैसे लेंगे? वाई कोऑर्डिनेट का मतलब है कि आपको ये वाली लेंथ निकालनी है। तो अब आप सोचो, मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल में साइड की वैल्यूज गिवन है 1 मीटर। यस सर। या तो पाइथागोरस थ्योरम निकालो क्योंकि आपको नीचे वाली साइड भी पता है 1/2 मीटर, या आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से कैलकुलेट करो क्योंकि आपको एंगल भी पता है 60 डिग्री। तो जब सबका एक्स कोऑर्डिनेट कंप्लीट हो चुका है, तो चलो वाई कोऑर्डिनेट्स में हेल्प करता हूं। वाई सी एम इज इक्वल टू 3 वाले का तो इजी है, 3 वाले का तो वाई कोऑर्डिनेट 0 है। 4 वाले का भी वाई कोऑर्डिनेट 0 है क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। हमें जो वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करना है वो सिर्फ 5 का करना है। तो 5 के लिए देखो हमारा कुछ इस टाइप का इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा था। ये वाला पॉइंट 0 था, ये वाली लेंथ मुझे पता है 1/2 मीटर थी, ये वाली लेंथ 1 मीटर है, यहाँ पे 5 kg प्लेस्ड है। मेरे को ये वाली लेंथ निकालनी है, हाइट, वाई कोऑर्डिनेट में कितनी हाइट ट्रैवल करी है। तो चाहे तो यार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से कैलकुलेट करो, चाहे पाइथागोरस से कैलकुलेट करो। आप मेरे को ये हाइट बताओ, ये हाइट कितनी आ रही है डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास तो हमें पता है दैट इज 12, तो इसमें तो कोई दिमाग लगाना ही नहीं है। So √3/2. √3/2 बिल्कुल सही, √3/2 आएगा। भाई मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से फाइंड कर रहा हूँ, मेरे को वो ज्यादा इजी लगता है, तो मैं यूज करूंगा साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर फाइंड करना है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 1। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आएगी साइन 60 डिग्री विच इज √3/2। तो ये हो गया √3/2। तो हमारे पास वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या आ रही है? 5√3/24। सिंपल। डन सर। Done, sir. डन, चलो Done, sir. वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो इसको देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि यार हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं, मास m1 जिसका मास हमें गिवन है 100 ग्राम्स, और एक दूसरा मास पार्टिकल है जिसका मास हमें गिवन है 300 ग्राम्स। भैया ये आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए दे रहा हूं आपको। m1 100 ग्राम्स, m2 300 ग्राम्स, और इसके पोजीशन वेक्टर्स हमें गिवन है। अब एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट्स नहीं गिवन, सीधे पोजीशन वेक्टर्स गिवन है। R1 की वैल्यू, भैया सब वैल्यू सही से नोट डाउन करना, 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 13k कैप। और R2 की वैल्यू कितनी है? -6i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप। पोजिशन वेक्टर्स दे दिया, और हमें इनकी वेलोसिटीज भी गिवन है कि भैया इनकी वेलोसिटीज कितनी है। v1, v1 की वैल्यू हमें गिवन है 10i कैप माइनस 7j कैप माइनस 3k कैप। और v2 की वैल्यू गिवन है, v2 की वैल्यू है 7i कैप माइनस 9j कैप प्लस 6k कैप। क्या फाइंड करना है भैया? आपको पोजीशन फाइंड करनी है सेंटर ऑफ मास की, और आपको वेलोसिटी फाइंड करनी है सेंटर ऑफ मास की, और आपको इसी तरीके से कोऑर्डिनेट्स फॉर्म में बताना है, इसी तरीके से वेक्टर फॉर्म में बताना है आपको। पहले सब लोग चेक कर लो क्वेश्चन क्लियर है या क्वेश्चन भी क्लियर नहीं है। Done, sir. क्वेश्चन क्लियर है ना? क्लियर है। ठीक है, डन। भाई मास को किलोग्राम्स में कन्वर्ट कर लेना, बिकॉज ये जो भी वैल्यूज गिवन है ये एसआई यूनिट्स में गिवन है।
तो एक बार मास को किलोग्राम्स में कन्वर्ट कर लेना। चलो आओ साथ में कैलकुलेट करते हैं ताकि टाइम ना जाए इतना। भैया सीधा सीधा हमें क्या करना है, जब मेरे को आरसीएम निकालना है तो आरसीएम क्या हो जाएगा, M1। M1 की वैल्यू मैंने किलोग्राम्स में कन्वर्ट करी 0.1 इंटू R1, तो 2I प्लस 5J प्लस 13K। ये हो गया हमारा M1 R1 प्लस M2 0.3 इंटू R2 माइनस 6I कैप प्लस 4J कैप माइनस 2K कैप डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास हो जाएगा 0.4। बस आपको इसको सॉल्व करना है और फाइनल आंसर बताना है कि फाइनल आंसर क्या आ रहा है आरसीएम का। सेम चीज वेलोसिटीज के साथ कर देना, m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाय टोटल मास दैट इज 0.4। भाई क्या ये चीज कंप्लीट कर लोगे आप? यस सर। डन। Yes, कैलकुलेशन sir. में आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, सिंपल क्वेश्चन था यार, प्लीज आप ये सब कंप्लीट कर लेना। किसी को अगर स्टेप्स शो करने हैं तो बता देना, तो ही मैं पूरा फिर सॉल्व करके दिखाऊंगा। ध्रुव क्या कहते हैं, बढ़े आगे? Yes, sir. चलो डन। आज अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। यार अब हमें पता है फोर्स का फॉर्मूला होता था ma, लेकिन इधर हमने पूरी बॉडी को सेंटर ऑफ मास एक सिंगल पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया। तो जब हमने पूरी बॉडी को एक सिंगल पॉइंट मास में कन्वर्ट कर दिया तो अब मैं यही चीज लिख सकता हूं, F इज इक्वल्स टू m इंटू ACM। याद रखना ये छोटी मोटी चीज नहीं भैया, बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। क्या इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है? अगर किसी भी पॉइंट पे, मतलब अगर सेंटर ऑफ मास पे नेट फोर्स 0 लग रहा है तो आप मेरे को बताओ एक्सेलरेशन कितनी आएगी सेंटर ऑफ मास की? 0। 0। अगर एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास की 0 आ रही है तो इससे क्या दो कंक्लूजन्स मिल सकते हैं, क्या दो प्रोबेबिलिटी आ सकती है? भाई दो प्रोबेबिलिटी आ सकती है। एक कि या तो हमारा ऑब्जेक्ट किस पे रहेगा, रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, और दूसरी चीज अगर वो मूव करेगा तो फिर वो कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब यूनिफॉर्म मोशन से मूव करेगा। तो भैया इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है। क्या क्या एप्लीकेशन है वो समझो। सबसे पहला एप्लीकेशन है प्रोजेक्टाइल मोशन। यार हमने क्या किया, हमने किसी एक रॉकेट को फायर किया, भैया वो रॉकेट यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रोजेक्टाइल मोशन में चल रहा है, वो यहाँ पे जाके ब्लास्ट हो गया, मतलब अलग अलग सेगमेंट में डिके कर गया। तो उस केस में क्या होगा, हमारा हर एक पार्टिकल अलग अलग डायरेक्शन पकड़ेगा। कोई पार्टिकल कहीं जाएगा, कोई पार्टिकल कहीं जाएगा। हर एक पार्टिकल अलग अलग डायरेक्शन में क्यों जाएगा, क्या ये बता सकते हो? Sir, हर एक पार्टिकल अलग अलग डायरेक्शन में क्यों जाएगा? भैया बेसिक का लफड़ा है। मुझे एक बार बताओ कि यार जब भी कोई चीज कोलिजन होती है या ब्लास्ट होता है, जैसे कोलिजन ऑफ अ बॉम्ब, उस केस में इनिशियल मोमेंटम कितना होता है? 0। वेरी Zero. गुड। इनिशियल मोमेंटम 0 होता है तो फाइनल मोमेंटम को भी 0 होना पड़ेगा। तो Yes, sir. फाइनल मोमेंटम तभी 0 होगा जब हर एक पार्टिकल का मोमेंटम किसी एक का पॉजिटिव में जा रहा है तो किसी एक का क्या जाए, Negative. नेगेटिव में जाए। तो इसलिए हर एक पार्टिकल अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं ताकि नेट फाइनल मोमेंटम कितना हो जाए, 0 हो जाए। Zero. तो इसलिए ये चीज याद रखना, बॉम्ब कोलिजन्स वगैरह में हर एक पार्टिकल अलग अलग डायरेक्शन में इसलिए जाते हैं ताकि हमारा मोमेंटम कंजर्व्ड रहे। तो यार ये हर एक पार्टिकल तो अलग अलग डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन जो इन सारे पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास होगा, इमेजिनरी सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास जो भी जाएगा, याद रखो वो अपनी ओरिजिनल ट्रेजेक्टरी फॉलो करेगा। ओरिजिनल ट्रेजेक्टरी क्यों फॉलो करेगा? क्योंकि जब भी हमारा बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो भैया उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा होता है, 0। क्योंकि बॉम्ब ब्लास्ट एक्सटर्नल फोर्स की वजह से नहीं करता, किसकी वजह से करता है? police.
इंटरनल फोर्सेस की वजह से, इंटरनल एनर्जी की वजह से। भैया ये चीजें समझ में आ रही हैं आपको? डाउटफुल लग रहा है? यस नो सर Done, sir. समझ आ रही है। समझ में आ रही है? डन। तो जब भी कोई बॉम्ब कोलाइड करता है या फायर को बर्न करते हो, जैसे क्रैकर, फायर क्रैकर बर्न करते हो, तो उसके अंदर हमारा वो मटेरियल आरडीएक्स टाइप भरा होता है ना, तो मतलब वो इंटरनल कोलिजन की वजह से ब्लास्ट करता है। तो एक्सटर्नल फोर्स कोई नहीं लग रहा, तो भैया एसिलरेशन कितनी होगी? जीरो होगी। एसिलरेशन जीरो है तो इसलिए ये पार्टिकल जिस पाथ पे चल रहा था ये अपना उसी पाथ पे चलता रहेगा, इसके पाथ में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। क्या चीजें क्लियर हो गई हैं आपको? Yes, sir. यस Done. सर। दूसरा मेन इंपॉर्टेंट एग्जांपल समझो जिसपे हमें न्यूमेरिकल करना है। मेन इंपॉर्टेंट एग्जांपल समझो। सेकंड केस। यार एक चीज चेक करना आप, मैं ये आपको एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ, न्यूमेरिकल भी करना है इस पे। ये मैंने ना एक ट्रॉली ली है, प्लेटफॉर्म ट्रॉली कुछ भी कह लो, ये मैंने एक ट्रॉली ली है। इसका अभी इसका सेंटर ऑफ मास किधर होगा? ये एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड मास है, एक स्केल की तरह समझो, तो इसका सेंटर ऑफ मास अभी किधर होगा? सर बिल्कुल Center में. सेंटर पे। बिल्कुल सेंटर पे होगा ना। तो मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूं कि ये सेंटर ऑफ मास किसका है? इस प्लेटफॉर्म का है। प्लीज सब लोग चेक करते जाना। अब मैंने क्या कहा कि इसके ऊपर एक पर्सन खड़ा है, सपोज मैं खड़ा हूं, तो मेरा सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? भैया मेरी बॉडी के अंदर ही होगा कहीं ना कहीं। यस सर। Yes, तो sir. ये हमने सेंटर ऑफ मास मार्क कर दिया किसका? पर्सन का। इसको एम लिख दिया, पर्सन, मैन। अब हो क्या रहा है भैया? हमारा सेंटर ऑफ मास पूरे सिस्टम का किधर होगा ये सोच के बताओ। प्लेटफॉर्म प्लस पर्सन, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास किधर होगा? So this is left side. Side. चलो समझो इस बात को, आपको इस एग्जांपल से समझाना है। यार ये स्केल अभी हर जगह से मास सेम है इसका, तो मैं इसको कहां से होल्ड करके रखूंगा? सेंटर से होल्ड करके रखूंगा, तो ये स्टेबल हो जाएगा। डन। लेकिन अगर मैं इस साइड इसका मास बढ़ा दूं, इस साइड इसके ऊपर कुछ भी एक ऑब्जेक्ट रख रहा हूं मैं छोटा सा, तो उस केस में मास किस साइड बढ़ जाएगा? राइट साइड लेफ्ट या लेफ्ट साइड। साइड? लेफ्ट साइड लेफ्ट मास Right. बढ़ साइड। गया। अगर लेफ्ट Yes, साइड sir. मास बढ़ गया है तो याद रखो आपका सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम भी लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो आपको इस ऑब्जेक्ट को कहीं ना कहीं यहां से होल्ड करके रखना पड़ेगा, तब जाके ये स्टेबल बनेगा। क्या आपको ये चीज समझ में आ रही है? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. Done. क्योंकि अगर आपने इसको यहां से होल्ड करके नहीं रखा, यहां से होल्ड करके रखा, तो भैया यहाँ पे फोर्स ज्यादा बन जाएगा, तो ये चीजें बेंड कर जाएगी। तो इसीलिए यही चीज मैं आपको इधर समझा रहा हूं कि भाई मास किस साइड ज्यादा हो गया है? राइट साइड ज्यादा हो गया है या लेफ्ट साइड ज्यादा है? राइट Right साइड। side. तो Right सेंटर ऑफ side. मास पूरे सिस्टम का किधर आएगा? कहीं Right ना कहीं side. लेफ्ट राइट साइड। साइड आएगा। तो मैंने सिस्टम का सेंटर ऑफ मास व्हाइट कलर से ड्रॉ कर रहा हूं, ये कहीं ना कहीं यहां आएगा, सिस्टम का सेंटर ऑफ मास। पहले आप सब लोग आराम से यहां तक चेक करो, कोई डाउट तो नहीं है? No, sir. Done. अब देखो क्या हो रहा है। हमारा ये पर्सन है ना, चल रहा है और ये चल के कहीं ना कहीं दूसरे एंड पे पहुंच रहा है। अगर ये पर्सन दूसरे एंड पे पहुंच रहा है तो अब मास किस साइड ज्यादा हो जाएगा? Left side. लेफ्ट अब साइड। मास लेफ्ट साइड ज्यादा हो जाएगा। लेकिन जब पर्सन प्लेटफॉर्म पे चलकर राइट साइड से लेफ्ट साइड गया, तो क्या पूरे सिस्टम पर, ये पूरा सिस्टम है, इस पूरे सिस्टम के ऊपर क्या मैंने कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगाया? No, नो sir. सर। हमने भैया कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया। तो अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो F इज इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। F अगर जीरो हो गया तो एक्सीलरेशन सेंटर ऑफ मास की कितनी हो जाएगी? जीरो। तो याद रखो हमारा सेंटर ऑफ मास जो होगा वो किस पे रहेगा? वो रेस्ट पे रहेगा। सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होना चाहिए। सेंटर ऑफ मास जिस लाइन पे आ रहा है ये अभी भी उसी लाइन पे रहना चाहिए। तो यार ये कैसे पॉसिबल है कि मास ज्यादा उधर हो गया लेकिन फिर भी सेंटर ऑफ मास अपनी पोजीशन चेंज ही नहीं कर रहा? तो ये कैसे पॉसिबल होगा? तो भैया ये पॉसिबल ऐसे होगा, जैसे जैसे पर्सन राइट से लेफ्ट में जाएगा हमारी बोट, हमारी ये प्लेटफॉर्म अपने आप पीछे की तरफ शिफ्ट होती जाएगी, अपने आप पीछे की तरफ शिफ्ट होती जाएगी। तो ये बन जाएगा सेंटर ऑफ मास ऑफ द प्लेटफॉर्म, ये चेंज हो जाएगा। सेंटर ऑफ मास ऑफ द पर्सन ये चेंज हो जाएगा, लेकिन सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम हमेशा जहां था वो वहीं का वहीं रहेगा। चेक करो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया? Yes, sir. सर रिपीट कर दो। रिपीट करना है। यार आपने ये 9th क्लास में पढ़ा होगा, जब हम बोट से जंप करते हैं, हमने जंप किया आगे की तरफ तो बोट किधर जाती है? सर पीछे की तरफ। बैकवर्ड।
बैकवर्ड्स। तो इधर भी तो यही हो रहा है। अब आप एक चीज इधर देखो ध्यान से, भैया ये मेरा प्लेटफॉर्म था, पर्सन चल रहा है, पर्सन कौन से फोर्स की वजह से चल पाता है? भैया पर्सन फ्रिक्शन फोर्स की वजह से चल पाता है। यस Yes, सर। sir. तो पर्सन ने बोट को फ्रिक्शन फोर्स दिया, तो बोट के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है क्या? यस, बोट Yes, के sir. ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन। तो यही फ्रिक्शन पर्सन को भी मिला होगा, जिसकी वजह से ये आगे जा रहा है। तो पर्सन को एक्सटर्नल फोर्स मिला क्या? यस, दोनों को एक्सटर्नल फोर्स मिल रहा है, तो इसलिए इन दोनों का सेंटर ऑफ मास चेंज होगा। तो इसलिए अगर आप नोटिस करो, मेरे बोट का सेंटर ऑफ मास पहले इधर आ रहा था पोजीशन 1 पे, लेकिन अब वो किधर आ रहा है? पोजीशन 2 पे आ रहा है। पर्सन का सेंटर ऑफ मास पोजीशन 3 पे था, तो अब वो किधर आ रहा है? पोजीशन 4 पे आ रहा है। इन दोनों का सेंटर ऑफ मास चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर मैं पूरे सिस्टम की बात करूं, तन्वी ध्यान देना, पूरे सिस्टम की बात करूं, तो ये दोनों फ्रिक्शन फोर्स इक्वल एंड अपोजिट लग रहे हैं। तो मेरा नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना हो जाएगा प्लेटफॉर्म के ऊपर, बोर्ड के जीरो। ऊपर? वेरी जीरो। गुड। तो अगर पूरे सिस्टम की बात करूं, तो सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स 0 लग रहा है। सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स 0 लग रहा है, तो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास थोड़ी चेंज होगा, वो तो वहीं का वहीं रहेगा। तो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास जैसे पोजीशन 5 पे आ रहा था, तो अभी भी ये पोजीशन 5 पे ही आना चाहिए। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है कि सिस्टम का सेंटर ऑफ मास सेम जगह पे रहे? तो ये तभी पॉसिबल है जब हमारा पर्सन राइट से लेफ्ट मूव करेगा, तो हमारी बोट, इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था, और देखो फ्रिक्शन फोर्स कहां लग रहा था? बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो ये फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ये बोट बैकवर्ड्स डायरेक्शन में मूव कर जाएगी, और हमारा सेंटर ऑफ मास वहीं का वहीं रह जाएगा। सर हर केसेस में जो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है वो कांस्टेंट रहेगा, मतलब उस पे नेट फोर्स जीरो होगा। हमेशा सिस्टम का सेंटर ऑफ मास 0 रहेगा। कब तक? जब तक आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हो, तब तक। ओके सर। ठीक है, इसलिए Done, sir. डन सर। भैया सब एक बार अच्छे से चेक कर लो, सबको ये एग्जांपल बिल्कुल क्लियर है या नहीं? Yes, sir. चलो, Yes, sir. बढ़िया। तो भैया अगर ये सब चीजें क्लियर है, तो बस यार यही चीजें तुम्हें सेम न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करनी है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ, ये क्वेश्चन हमारा है ना बहुत टाइम पहले मेडिकल एग्जाम में आया हुआ है, चेक करना क्या क्वेश्चन है, और फिर आपको एक न्यूमेरिकल देता हूँ। आज के लिए इतना ही हो जाएगा। भाई मैंने कहा ये हमारे पास एक ट्रेन का कोच है, एक ट्रेन का कंपार्टमेंट है। इस ट्रेन के अंदर भैया बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग। अब क्या हो रहा है, इन सारे लोगों के बीच में लड़ाई हो गई है, फाइट हो गई है। इन सब लोगों के बीच में लड़ाई हो गई है, तो सब लोग इधर उधर भाग रहे हैं। कोई पर्सन इधर भाग रहा है, कोई पर्सन इधर भाग रहा है, सबके बीच में इधर उधर भागा दौड़ी हो गई है। तो आपको बताना है किस किस का सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज होगी। पहला, क्या पर्संस के सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज होगी? दूसरा, क्या ट्रेन के कोच की सेंटर ऑफ मतलब कंपार्टमेंट की, क्या इसके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज होगी? और थर्ड, कोच प्लस पर्संस, क्या इनके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज होगी? चलो बताओ, चेक करो पहले, क्वेश्चन समझ में आ गया ना? यस सर। डन। सर थर्ड कांस्टेंट रहेगा। तो भैया एक बात बताओ, जब पर्संस के बीच में आपस में लड़ाई हुई है, तो डेफिनेटली कोई इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है, तो पर्संस का सेंटर ऑफ मास तो चेंज होगा ना? यस Yes, सर। sir. तो भैया पर्सन का सेंटर ऑफ मास चेंज। अब पर्संस का सेंटर ऑफ मास चेंज हो रहा है, तो बिल्कुल इसको इसी वाले एग्जांपल की तरह लो कि पर्संस अगर इधर जा रहे हैं, तो भैया हमारे कोच को कहीं ना कहीं आगे पीछे शिफ्ट होना पड़ेगा, ताकि पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास क्या रहे? कांस्टेंट रहे, सेम रहे। तो भैया कोच के भी सेंटर ऑफ मास को चेंज होना पड़ेगा, इसलिए कोच कहीं ना कहीं आगे पीछे शिफ्ट हो जाएगा। Done, sir. डन है? डन सर। चलो वेरी गुड। तो अगर आप सबको ये चीजें क्लियर हैं, तो आ जाओ अब इस चीज को एक क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक मिनट रुको, लेट मी फाइंड दिस क्वेश्चन, कहां गया? एक मिनट बस भाई। चलो लो भैया, क्वेश्चन क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक बोट है, इसको बोट अज्यूम कर लेना। भैया ये हमारे पास बोट है, और इसमें पर्सन हमारा इस एंड पे खड़ा है। हमें सबके मास गिवन है, सबकी पोजीशंस गिवन है। भैया चेक करो क्या क्या गिवन है। हमें बोट का मास गिवन है, यहां लिख रहा हूं, हमें बोट का मास गिवन है, दैट इज 90 kg।
हमें बोट की लेंथ गिवन है, दैट इज 3 मीटर्स। हमें मास ऑफ द पर्सन गिवन है, मास ऑफ द पर्सन है 30 kg, और ये वॉक कर रहा है फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। सपोज इस एंड को ए ले लो, इस एंड को बी ले लो, तो पर्सन वॉक्स फ्रॉम ए टू बी। अगर पर्सन ए टू बी मूव कर रहा है तो आपको कैलकुलेट क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस थ्रू विच बोट विल मूव। डिस्टेंस थ्रू विच बोट विल मूव। सब लोग बस क्वेश्चन चेक कर लो, क्वेश्चन समझ में आ रहा है या नहीं आया। कैलकुलेशन मैं करा रहा हूं, रिपीट कर दो। रिपीट करना है। देखो यार हो क्या रहा है, हमें बोट गिवन है, सेम यही वाला एग्जांपल है, एग्जैक्टली यही वाला, कि हमें एक बोट गिवन है, बोट का मास और बोट की लेंथ गिवन है, तभी तो मेरे को पता चलेगा उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आ रहा है। बोट का मास, बोट की लेंथ गिवन है, बोट के ऊपर एक पर्सन खड़ा है, पर्सन का मास भी गिवन है 30 kg। पर्सन इस राइट साइड से लेफ्ट साइड मूव कर रहा है, तो अभी मैंने डिस्कस किया था, अगर पर्सन राइट से लेफ्ट मूव कर रहा है तो बोट किधर जाएगी, पीछे की तरफ। पीछे की तरफ, मतलब राइट साइड जाएगी ना बोट। यस तो सर। आपको यही फाइंड करना है कि बोट राइट साइड कितना मूव करेगी, बाय हाउ मच डिस्टेंस दी बोट विल मूव, आपको ये बताना है। साहित्य चेक करो, अब क्वेश्चन क्लियर है। यस चलो डन भाई, बाकी जिसने भी पूछा था क्वेश्चन सबको क्लियर है भैया? जोश से आंसर वो नहीं आ रहा है। यस सर, क्लियर है। हाँ डन। चलो तो सॉल्व करना स्टार्ट करा रहा हूं, आप पहले क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। इस क्वेश्चन को मैं ही सॉल्व करा रहा हूं, चेक कर लेना बस आप। डन सर। डन। चलो लेट्स सॉल्व इट। यार जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए ना, याद रखो किसी एक को हमेशा ओरिजिन लेना पड़ेगा, या तो पॉइंट ए को ओरिजिन लो या पॉइंट बी को ओरिजिन लो, जिसका आपका मन करे आप उसको ओरिजिन ले लो। तो आप मेरे को बताओ, आप ओरिजिन किसको लेना चाहते हो, पॉइंट ए को या बी को? ए। ए को। डन। तो भैया मैं पॉइंट ए को ओरिजिन ले लेता हूं, ये मैंने एक्सिस ड्रॉ करी, मैंने पॉइंट ए को ओरिजिन ले लिया। अगर मैंने पॉइंट ए को ओरिजिन ले लिया है, वैसे मैं सजेस्ट आपको बी कर रहा हूं कि आप बी लेते तो ज्यादा कन्वीनियंट होता, लेकिन जैसे आपने कहा भैया ए को लो, तो भैया ए का सेंटर ऑफ मास, पर्सन का सेंटर ऑफ मास किधर आएगा? पर्सन का सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली यहीं पे आएगा। तो यस। पर्सन का सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट कितना लिखूं मैं? 0। वेरी गुड। भैया सब लोग प्लीज चेक करो, सबको ये चीज समझ में आ रही है? यस यस सर। हाँ डन। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे ड्रॉ यहीं पे लिख देता हूं। भैया पर्सन का सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन है वो कितनी आ रही है, वो 0 आ रही है, एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू, क्योंकि ये ओरिजिन पे है। अब बोट, बोट का सेंटर ऑफ मास किधर होगा? एग्जैक्टली उसके सेंटर पॉइंट पे। तो अगर बोट का सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली उसके सेंटर ऑफ पॉइंट पे होगा, तो आप मेरे को ये बताओ कि ये कितने डिस्टेंस पे होगा ओरिजिन से? बोट की लेंथ 3 मीटर्स है, तो ये 3 डिस्टेंस by कितना 2। हो जाएगा? 3/2, 1.5 मतलब 1.5 मीटर। तो यहाँ पे लिख रहा हूं भैया, बोट के लिए सेंटर ऑफ मास कितने डिस्टेंस पे आ रहा है? 1.5 मीटर्स पे आ रहा है। तो बस हम इक्वेशन क्या लिखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन, सिस्टम का सेंटर ऑफ मास, ध्यान देना फर्स्ट इक्वेशन का, सिस्टम का सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू मास 1, मतलब पर्सन ऑफ दी, मास ऑफ द पर्सन इनटू उसका एक्स कोऑर्डिनेट, प्लस मास ऑफ द बोट इनटू उसका एक्स कोऑर्डिनेट, डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास कितना हो जाएगा? 90 प्लस 30 कितना? 120। इक्वेशन 1 तक आप सब नोट डाउन कर लो और चेक करो कोई डाउट तो नहीं है इक्वेशन 1 में। नो सर। चलो बढ़िया। ये केस 1 लिख लो, केस 1, जब पर्सन हमारा राइट एंड पे खड़ा था। केस 1, व्हेन पर्सन वाज स्टैंडिंग एट द राइट एंड। डन सर। डन। चलो अब भैया डायग्राम को चेक करो, अब डायग्राम के साथ क्या हो रहा है। ये मेरा ओरिजिन पॉइंट था जो मैंने मार्क किया। हमें पता है कि ये बोट किधर मूव करेगी, ये बोट कहीं ना कहीं लेफ्ट साइड मूव करेगी। ये बोट ने कहीं ना कहीं लेफ्ट साइड मूव किया। अगर इस बोट ने कहीं ना कहीं, सॉरी, राइट साइड मूव किया, अब पर्सन कहाँ आ गया है? पर्सन यहां आ गया है। भैया इसका सेंटर पॉइंट यहां चले जाएगा, सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ रहेगा? एग्जैक्टली उसी पोजीशन पे रहेगा। तो अब आप मेरे को पर्सन के सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बताओ और बोट के सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बताओ, कितनी कितनी लिखूं, ये चेक करके बताओ।
अब देखो आप फंस गए ना इसमें। अब आप मेरे को बोट के सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कैसे बताओगे और पर्सन के सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कैसे बताओगे? भाई आइडिया लग रहा है मैं क्या पूछना चाह रहा हूं आपसे? नो रिस्पॉन्स। आइडिया तो लग रहा है, लेकिन फिर मतलब पता नहीं लग रहा है बोलना क्या है। ठीक है, तो यार इस केस में इसलिए मैं आपको समझा रहा था, ये केस अब डिफिकल्ट बन गया। डिफिकल्ट क्यों बन गया? क्योंकि अब आपको ये पोजीशन और ये पोजीशन कैसे फाइंड करोगे, ये एक डिफिकल्ट टास्क हो गया, नहीं हो गया? यस तो सर। इसलिए यस मैं सर। आपको क्या कह रहा हूं, आप पॉइंट ए की जगह किसको ओरिजिन लोगे? आप बी। पॉइंट बी को ओरिजिन लोगे। जब आप पॉइंट बी को ओरिजिन लोगे तो देखो उसकी वजह से कितनी बेनिफिट मिल रहे हैं आपको। भाई ध्यान दो इधर। अब ये मेरी बोट थी, मैंने ओरिजिन माना था इस वाले पॉइंट को, बी वाले पॉइंट को, ये मेरा ओरिजिन हो गया। तो अब आप मेरे को चेक करके बताओ कि भैया मैं बोट का सेंटर ऑफ मास कितने डिस्टेंस पे लिखूं और पर्सन का सेंटर ऑफ मास मैं कितने डिस्टेंस पे लिखूं? सर बोट का 3/2। और एक पर्सन मिनट। का 3। तो हम लिखेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इज इक्वल्स टू, भैया पर्सन का मास और इसका पोजीशन वेक्टर किधर है, मतलब कितनी दूरी पे है ये पर्सन अभी ओरिजिन से? 3 मीटर्स की 3 दूरी मीटर। पे है, क्योंकि हमें बोट की लेंथ 3 मीटर्स गिवन है। मास ऑफ द बोट, भैया ये बोट का सेंटर ऑफ मास कितने डिस्टेंस पे आएगा? 1.5 के डिस्टेंस पे आएगा, डिवाइडेड बाय टोटल मास दैट इज 120। इक्वेशन 1। अब सेकंड केस चेक करो, आपको सेकंड केस में इक्वेशन लिखना अपने आप बहुत इजी लगेगा। आ जाओ सेकंड केस पे। सेकंड केस में भैया मेरी बोट राइट साइड मूव कर गई। अगर मेरी बोट राइट साइड मूव कर गई तो मतलब ओरिजिन पॉइंट कहीं ना कहीं पीछे रह गया है, ओरिजिन पॉइंट कहीं ना कहीं यहां पे है। हमें यही तो फाइंड करना है कि ये बोट कितना डिस्टेंस मूव कर गई है, मेरे को ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। अब पर्सन आ गया राइट एंड पे, इस वाले एंड पे, बोट का सेंटर ऑफ मास अभी भी इधर ही रहेगा। तो अब आप मेरे को बताओ बोट के सेंटर ऑफ मास की पोजीशन और पर्सन के सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या लिखूं? चलो चेक करके बताओ। सर बोट की डी सर प्लस बोट की 1.5 प्लस डी। भाई वेरी गुड। बोट की हो जाएगी 1.5 प्लस डी, लिखना और आसान हो गया। पर्सन की डी। पर्सन की कितनी हो जाएगी? डी। डी, डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास कितना है? 120। 120। भाई हमें पता है अकॉर्डिंग टू आवर लॉजिक हमारा सिस्टम का सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कभी चेंज नहीं होने वाली। तो हमारे ये दोनों पोजीशंस को इक्वेट कर दो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट कर दो। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट करोगे तो 120 और 120 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। आपको मास ऑफ द बोट पता है, मास ऑफ द पर्सन पता है, तो बस हमारा क्या निकालना रह जाएगा? डी निकालना रह जाएगा। तो जरा सॉल्व करके डी की वैल्यू बता दो, क्वेश्चन खत्म हो गया। प्रीवियस स्लाइड शो करना। हाँ ये लो साहित्य। भाई मेरी बिल्कुल रिक्वेस्ट है, सब लोग चेक करो, ये हल्का सा ट्रिक मतलब डिफिकल्ट लगा होगा, कंफ्यूजिंग लगा होगा, एक बार चेक कर लो। कोई डाउट है बार बार रिपीट करने के लिए तैयार है? सर केस सेकंड समझा दो दोबारा। सेकंड समझाना है परमिंदर दोबारा? बिल्कुल। साहित्य एक बार ये हो जाए तो मेरे को बता देना, फिर मैं सेकंड स्लाइड समझाना है। डन सर। डन। चलो भाई जिसको भी डाउट है वो इधर देखो। भैया वीडियो के हिसाब से मतलब जो मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, ये मेरा सेलफोन बेचारा प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर ये पर्सन बोट वो हो गया पर्सन, और ये जो पेन है ये मेरा ओरिजिन पॉइंट है, एक्सिस। तो पहले क्या था, ये यहाँ पे था, एग्जैक्टली ये सिचुएशन है। तो पलमिंदर आप मेरे को बताओ इनिशियली ये मेरा जो पर्सन है ये कितने डिस्टेंस पे खड़ा है इस पेन से, ओरिजिन से? सर 3 मीटर। 3 मीटर्स, वेरी गुड। आपने इसका लिख दिया, इसको भूल जाओ। अब इस बोट का सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली इसके सेंटर पॉइंट पे आएगा, तो मतलब इसको इस ब्लू पेन से ले लो। अब मेरे को बताओ इस ब्लैक पेन और ब्लू पेन में कितना डिस्टेंस है? सर 3/2। 3/2 1.5। आपको यहां तक चीजें क्लियर हो गई? यस सर। डन। सेकेंड सिचुएशन में क्या हो रहा है, हमारा ये पर्सन आगे जा रहा है, पर्सन आगे जा रहा है तो बोट को पीछे शिफ्ट होना पड़ेगा, तो ये बोट पीछे शिफ्ट हो गई। अब आप मेरे को बताओ इस पेन से ये पर्सन का डिस्टेंस कितना आ रहा है? जितना डिस्टेंस ये आगे मूव करा उतना ही तो डिस्टेंस आ रहा है ना? यस सर। तो ये डिस्टेंस हमने कितना अज्यूम किया कि ये बोट कितना आगे डिस्टेंस मूव कर चुकी है?
डी। डी तो हमारे इस पर्सन का इस पेन से कितना डिस्टेंस आ जाएगा? डी आ जाएगा। डी क्या ये चीज क्लियर हो गई आपको? यस सर वेरी गुड। अब इसको भूल जाओ। अब एक चीज चेक करो, इस ब्लू पेन का पहले डिस्टेंस 1.5 आ रहा था, लेकिन अब ये डी डिस्टेंस आगे बढ़ गया, तो अब ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा पेन और इस ब्लू पेन के बीच में? डी प्लस 1.5। 1.5 तो मैंने वही लिखा। और हमें पता है सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कभी भी चेंज होगा क्या? नो सर तो हमने यही लिखा कि न्यू सेंटर ऑफ मास एंड प्रीवियस सेंटर ऑफ मास ये कभी भी चेंज नहीं होने चाहिए, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो इसलिए हमने इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर दिया, बस और कुछ नहीं किया। तो जब आप इक्वेट करोगे आपके पास एक ही अननोन वेरिएबल है जो आपको सॉल्व करना है, दैट इज डी। सर 0.5। 0.5 नहीं, 0.5 नहीं आ रहा, सर 0.75। 0.75 बिल्कुल सही। और देखो मैं आपको एक चीज बोल देता हूं, इस वाले मेथड में भी कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं है ये वाला मेथड कि अगर आप पॉइंट ए को ओरिजिन ले लो। बस आपको एक डिफिकल्टी क्या मिलेगी कि आप जब ये बोट शिफ्ट कर जाएगी तो आप फिर क्या कोऑर्डिनेट्स लिखोगे पर्सन के और बोट के, बस कहीं ना कहीं यहाँ पे डिफिकल्टी आ रही है। अदरवाइज ये मेथड भी गलत नहीं है, कुछ बुक्स में ये मेथड गिवन है। इवन पता है कुछ बुक्स में क्या मेथड ले रखा है, उन्होंने इस वाले पॉइंट को ओरिजिन ले रखा है। तो ये कंप्लीटली आपकी चॉइस है, आप किसको ओरिजिन ले रहे हो, लेकिन कोशिश उसी पॉइंट को लेने की करना जिससे आप सारी वैल्यूज इजीली डिनोट कर सको, इजीली मार्क कर सको। आप ऐसा पॉइंट लेना। सबकी इंडिविजुअल चॉइस है, किसी को किसी चीज में इजी लगता है, किसी को किसी चीज में इजी लगता है। डन सर। डन सर। चलो भाई बहुत बढ़िया। तो अगर ये हो गया है तो आगे बढ़ जाए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। यस यस सर। यस सर। बढ़िया, आ जाओ भैया नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। यार क्वेश्चन कह रहा है हमने है ना इस तरीके से तीन, ये भैया स्क्वायर दिख नहीं रहा है लेकिन अज्यूम कर लेना कि ये हमने तीन स्क्वायर शीट्स लिए हैं, ये तीन स्क्वायर शीट्स लिए हैं। इन सबका पोजीशन वेक्टर गिवन है, इन सबका मास गिवन है। अज्यूम कर लो सबका मास सेम है 1 kg, और मेरे को इनका पोजीशन वेक्टर्स गिवन है, मतलब पोजीशन कोऑर्डिनेट्स गिवन है 0,0, ये हमें गिवन है भैया 2,0, ये हमें गिवन है 0,1, और ये हमें गिवन है 0,2। आपको क्या फाइंड करना है? आपको इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट्स दोनों कैलकुलेट करने हैं। पहले चेक कर लो सबको समझ में आया ये क्वेश्चन? मैंने Yes, तीन sir. अलग अलग करके स्क्वायर शीट्स लिए हैं और इन तीनों स्क्वायर शीट्स को मैंने एल शेप में रख दिया है, एल शेप में। सबका मास सेम है और मेरे को सबके डायमेंशंस गिवन है। अगर आप कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से देखो मेरे को सबके डायमेंशंस गिवन है, और किसी ने ये वैल्यू गलत लिख दी है, मैंने ये वैल्यू 1,2 है। सबके डायमेंशंस गिवन है, आपको सिस्टम का सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। तो बस इसमें सिंपल मेथड क्या लगेगा कि आप सबके इंडिविजुअल सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करो, सबके इंडिविजुअल सेंटर ऑफ मास, और फिर m1 x1 m2 x2 m3 x3 डिवाइडेड बाय m1 m2 प्लस m3, इस तरीके से होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप मेरे को बताओ C1 इस पहली वाली स्क्वायर शीट का सेंटर ऑफ मास किधर मिलेगा? अगर स्क्वायर शीट है तो हमें पता है सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली किधर मिलेगा? सेंटर पे। भैया ये स्क्वायर शीट की लेंथ कितनी है और ब्रेड्थ कितनी है पता लगाओ। तो हमें पता है कि इसकी लेंथ 0,1 मतलब लेंथ 1 मीटर्स है, ब्रेथ भी कितनी है 1 है। तो आप मेरे को बताओ इसका सेंटर ऑफ मास की कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू कितनी लिखूं? चलो बताओ। कंफ्यूज 1,1। आप कंफ्यूज हो गए, रिपीट। यार मैंने कहा ये एक स्क्वायर शीट है, इस तरीके से समझो। अगर हमारे पास कोई एक रेगुलर ऑब्जेक्ट होता है, यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट, तो उसका सेंटर ऑफ मास हमेशा उसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे होता है। जैसे अगर मैं इक्विलेटरल ट्राइंगल शीट लूं तो उसका सेंटर ऑफ मास कहां मिलेगा मेरे को? सेंट्रॉइड पे। सर्कल का सेंटर ऑफ मास कहां मिलेगा? सेंटर पे। स्क्वायर शीट का सेंटर ऑफ मास कहां मिलेगा? सेंटर पे। अगर मैं कह रहा हूं कि इस स्क्वायर की साइड 2 मीटर्स है, तो मतलब भैया डेफिनेटली इसका सेंटर पॉइंट कहां आएगा? इसकी हाफ डिस्टेंस और इसका हाफ डिस्टेंस। तो मेरे को बताओ
कि भैया इस 2 मीटर का हाफ डिस्टेंस कितना होगा ये 1 meter. 1 सिमिलरली इस वाली साइड 2 मीटर्स का हाफ डिस्टेंस ये कितना होगा 1 1 मीटर। तो अगर मैं इसका एक्स कोऑर्डिनेट पूछूं तो एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा भैया 1 मीटर, एक्स कोऑर्डिनेट 1 मीटर, और वाई कोऑर्डिनेट भी कितना हो गया 1 1 मीटर। तो यही चीज मैं आपको पिछले वाले क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ। पिछले वाले क्वेश्चन में ये स्क्वायर शीट है और स्क्वायर शीट की साइड्स की वैल्यू कितनी गिवन है 1 मीटर गिवन है। तो 1 मीटर का हाफ करूंगा तो कितना मिलेगा ये 0.5 0.5। सिमिलरली इस वाली साइड भी 1 मीटर है, इसका हाफ करूंगा तो कितना मिलेगा मेरे को 0.5। सबको ये चीज समझ में आ गई है? यस सर। हम सारे डिस्टेंस की वैल्यू कहां से मेजर कर रहे हैं ओरिजिन से मेजर कर रहे हैं। अगर आपको ये चीज क्लियर है तो मेरे को C2 की वैल्यू बताओ, C2 की वैल्यू कितनी लिखूं? तो C2 की वैल्यू के लिए मतलब मेरे को टोटल ये डिस्टेंस देखना है, ये x कोऑर्डिनेट होगा, और ये डिस्टेंस देखना है ये y कोऑर्डिनेट होगा। तो y कोऑर्डिनेट में हम कितना ट्रैवल कर रहे हैं भैया, y कोऑर्डिनेट में हम कितना ट्रैवल कर रहे हैं हाफ। लेकिन x कोऑर्डिनेट में हम कितना ट्रैवल कर रहे हैं C2 तक पहुंचने के लिए? यार ये 1. वाली लेंथ 1 है और ये वाली लेंथ कितनी होगी हाफ। तो यहाँ पे लिख दूं 3/2। यस सर। भाई मेरे को ऐसा लगा आप सबको नहीं समझ में आया, रिपीट करना है क्या? सर लग गया पता। ठीक है, किसी को अगर रिपीट करवाना है तो प्लीज मेरे को बोलो। डन सर। सिमिलरली आप मेरे को C3 की वैल्यू बताओ अपने आप, मैं हेल्प नहीं कर रहा। C3 की वैल्यू, C3 के लिए मतलब मेरे को x में सिर्फ इतना ट्रैवल करना है, लेकिन y में मेरे को इतना ट्रैवल करना है। सर हाफ को 3/2। तो हमें साफ दिख रहा है कि x में तो मेरे को बस आधा डिस्टेंस ही ट्रैवल करना पड़ रहा है। तो x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? x कोऑर्डिनेट तो हो जाएगा हाफ। लेकिन जब मैं y कोऑर्डिनेट पता करूंगा तो y के लिए पहले इतना ट्रैवल करना पड़ा 1, और फिर इसका आधा 1 प्लस हाफ कितना हो जाता है 3/2 हो 3/2 जाए। आपको सबके कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं, तो बस अब आप फाइनल फॉर्मूला क्या यूज करोगे, xcm इज इक्वल्स टू मास 1 और इसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स x1 प्लस m2 उसके सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट, m3 उसके सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट, डिवाइडेड बाय टोटल मास दैट इज m1 प्लस m2 प्लस m3। और सेम फॉर्मूले से y कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करो। तो चलो अब आप मेरे को फाइनल आंसर बताओ, फाइनल आंसर में कितना कितना लिखूं। चलो, आपको सारे कोऑर्डिनेट सबकी वैल्यूज पता है, इसका फाइनल आंसर बता दो। सर फर्स्ट वाले केस में 2.5। चेक करता हूं, मेरे को आंसर नहीं पता है, चेक कर लेते हैं। m1 की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू कितनी थी हाफ, हाफ प्लस m2 की वैल्यू 1, इसके सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट की वैल्यू 3/2, m3 की वैल्यू 1, इसके सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट की वैल्यू हाफ, डिवाइडेड बाय टोटल मास दैट इज 3। हाफ प्लस हाफ 1, 1 प्लस 3/2 कितना होता है 5/2, 5/2 और बाय 3, तो ये तो आ रहा है 5/6। क्या कुछ रिपीट करना है? चेक करो। नो सर। No, sir. क्या मैंने सही कैलकुलेट किया? ये भी चेक कर लो भैया, मेरे से भी गलती हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। नो सर। सर ठीक है, मैंने 1 कर दी थी, वेरी गुड। हाँ, क्योंकि हाफ प्लस हाफ 1 हो गया, 1 प्लस 3/2 5/2 होता है, डन सर। 5/2 डिवाइडेड बाय 3, तो मेरे हिसाब से तो 5/6 आ रहा है। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट और कैलकुलेट करके मेरे को आंसर बता दो प्लीज। भैया अगर आप नोटिस करो y कोऑर्डिनेट्स के लिए भी तो वैल्यू 5/6। सेम ही आ रही है। So 5/6. भैया 5/6. m1 की वैल्यू 1, पहले के लिए y कोऑर्डिनेट कितना है, पहले के लिए y कोऑर्डिनेट्स हाफ है। m2 की वैल्यू 1, दूसरे वाले के लिए y कोऑर्डिनेट कितना है, वो भी हाफ है। तीसरे वाले के लिए y कोऑर्डिनेट कितना है 3/2, डिवाइडेड बाय टोटल मास। अरे तो भाई ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन सेम ही तो बन रही है, तो इसके लिए भी आंसर कितना आएगा 5/6 मीटर्स आएगा। डन सर। डन। Done, तो sir. भैया सब लोग आराम से चेक कर लो, आज के लिए इतना ही है। सेंटर ऑफ मास एक आधा क्वेश्चन और रह गया है जो करना है, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ जाएंगे, एंगुलर मोमेंटम, इनर्शिया, टॉर्क, ये सब चीजों पे स्टार्ट करेंगे।
डन जिसमें सर। जिसमें मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो हमने किए। ये वाला क्वेश्चन वैसे बहुत कम आता है, बोट वाला, ये यूजुअली मेंस वालों के लिए आता है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा फोकस करना है। ज्यादा मेन क्वेश्चन आपके लिए ये वाला था, पोजीशन वेक्टर्स के टर्म्स में आंसर निकालना, और एक ये ट्राइंगल वाला। ये दो क्वेश्चन थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं आप लोगों के लिए। चलो डन। तो भैया मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टाटा, बाय बाय, टेक केयर और एंजॉय। Take care. थैंक यू सर, थैंक यू बाय यार, थैंक यू सर। सो मच, बाय बाय।